अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये जो सरकार विधेयक लेके आई है, जो कैदियों को चिन्हित करने का 1920 का विधेयक कानून है, उसको रद्द करने के लिए उसका एक इतिहास है और उसका एक परिप्रेक्ष्य है, और मैं समझता हूं कि वो इतिहास और वो परिप्रेक्ष्य इस सदन के समक्ष रखना बहुत जरूरी था। सन 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे देश में ऐसा लगता था कि एक बिजली सी दौड़ गई है। साम्राज्यवादियों के खिलाफ सारा देश लामबंद हो रहा था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो साम्राज्यवादी सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो बौखलाई हुई थी। और उन आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जो हमारे आजादी के गलाटिए थे, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो साम्राज्यवादी सरकार, वो अंग्रेजी सरकार ये 1920 का कानून लेके आई थी। उसका मंशा ये थी कि लोगों में एक डर पैदा किया जाए कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, आपकी तस्वीर खींच ली जाएगी, वो तस्वीर थानों में लगाई जाएगी, वो आपके फिंगरप्रिंट सर्कुलेट किए जाएंगे, तो आपको ना कोई नौकरी मिल पाएगी, ना कोई आप व्यवसाय कर पाएंगे। तो ये साम्राज्यवादी सरकार का एक मंसूबा था भारत के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और आज 102 वर्ष बाद जब उस कानून को रद्द करके सरकार एक नया कानून लेके आई है, तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो कानून उदारवादी होगा, वो जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है पिछली एक शताब्दी में, उसको संज्ञान में लेगा, और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक जूरिस्प्रूडेंस है कि किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है उसे मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी जरूर अपने नजर में रखेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है, ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं उतरता। भारत के संविधान में 3 धाराएं हैं, धारा 14, धारा 19 और धारा 21। इन 3 धाराओं को संविधान का गोल्डन ट्रायंगल माना गया है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, जो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं और भारत के नागरिकों के अलावा भी बाकी लोगों को दिए हैं, ये उसका मूलभूत निचोड़ है, धारा 14, 19 और 21। और ये जो विधेयक है वो तीनों उन धाराओं का, और मैं उस पर आऊंगा, और जो धारा 20(3) है उसकी अवमानना करता है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था। उस आदेश का नाम है केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अगर इस सदन में किसी एक राजनीतिक दल को 543 में से 543 सीट भी मिल जाए, राज्यसभा में 238 में से 238 सीट भी मिल जाए, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 2/3 बहुमत भी मिल जाए कि 2/3 जो विधानसभाएं हैं वो एक राजनीतिक दल के पास हैं, फिर भी इस संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं जिनको यह सदन नहीं बदल सकता, जिनको उन्होंने बेसिक फीचर्स करार दिया था। और जो आपके मूलभूत अधिकार है, जो संविधान की चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में उसको दर्ज किया गया है,
उसको उच्चतम न्यायालय ने यह बेसिक फीचर करार दिया था। आज जो ये विधेयक आया है वो जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। जब ये विधेयक पुनर्स्थापित हो रहा था मैंने उस समय भी ये आपत्ति उठाई थी और आज मैं आपत्ति को फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि क्या इस सदन को इस चीज पे चिंता करनी चाहिए, बहुत गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या ऐसे कानून जो भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवमानना करते हैं, जो उसके सीधा सीधा विरुद्ध हैं, क्या इस सदन को ऐसे विधेयकों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं इस बिल के मेरिट्स के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान की एक धारा है 20(3) और उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। अब ये जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी लेके आए हैं उसका जो डेफिनेशंस क्लॉज है उसमें क्लॉज 2(1)(b) है जो मेजरमेंट से संबंधित है और मैं उसको इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेजरमेंट्स की डेफिनेशन इस कानून में, इस विधेयक में क्या है? मेजरमेंट्स इंक्लूड्स finger impressions, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure 1973। मैं अध्यक्ष जी बहुत सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा ही व्यापक है और बहुत ही एम्बिगुअस और नेबुलस है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस की बात करते हैं, और मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस पे ऊपर स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या इसका मतलब आपके ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस भी होगा? क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डेफिनेशन इज सो वाइड दैट इट कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ अगर आप उसको क्लॉज 5 के साथ पढ़े, जो 5वां क्लॉज है इस बिल का, जो एक मैजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि वो ये निर्देश दे सकता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के उसकी इच्छा के बावजूद ये सारे सैंपल ले सकती है, तो ये सीधा सीधा एक अक्यूज जो है उसका जो एक हक है जो संविधान ने दिया है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, उसका सीधा सीधा हनन करता है, उसकी सीधी सीधी अवमानना करता है। इसके अलावा इसी डेफिनेशन क्लॉज में अध्यक्ष जी ये बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया गया। अब ये भी इतना एक व्यापक शब्द है कि सरकार बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी। किसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी? क्या ये सिर्फ कैदियों तक सीमित रहेगा? क्या ये उन लोगों को भी अपने संज्ञान में लेगा जिनके ऊपर कोई फौजदारी की जांच चल रही है? और it will actually lay the foundations of a mass surveillance state? Those are the questions which are extremely troubling in this bill. अब आप अगर जो इसकी धारा 3 है, क्लॉज 3 है, उसको अगर आप इसके अपने संज्ञान में लें तो उसमें यह लिखा है कि सेक्शन 107 सीआरपीसी, सेक्शन 108 सीआरपीसी, सेक्शन 109 सीआरपीसी, सेक्शन 110 सीआरपीसी, जिन